जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के अपने बचे हुए क्वेश्चंस। आई होप आपने अभी तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। मिनिमम एक बार तो प्रैक्टिस किया ही होगा या रात को सोने के पहले उसको देखा होगा, क्योंकि अगर उतना आपको अच्छे से आता है तो आज के क्वेश्चंस को आप और अच्छे से कर पाएंगे। और आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके अंदर ना क्वेश्चंस को मतलब कि लैंग्वेज को कैसे ट्विस्ट किया जाता है वो आज आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, उसको सामने वाले कैंडिडेट से क्या डिमांड है। ओके, तो फिर हमने कल क्वेश्चन नंबर 13 तक देखा था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना, तो आई होप आप में से कुछ बच्चे जो होंगे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे उन्होंने क्वेश्चंस को ट्राई करके देखा होगा। आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बताने के लिए मैं हूं आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मेरे क्वेश्चन का लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर x, द रिमाइंडर इज 8, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि एक 200 एक नंबर है मेरे पास, मैंने उसको किसी पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड किया तो मेरे को रिमाइंडर मिल गया कितना, मेरे को रिमाइंडर मिल गया 8। अभी आप में से जितने बच्चों ने मुझसे रिमाइंडर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ये क्वेश्चन उसको समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसका तो भगवान ही जाने। डायरेक्ट यहाँ पे कूदने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आज आपका पहला दिन है तो कम से कम नंबर ऑफ फैक्टर्स के तो सारे लेक्चर्स देखिए, और अगर हो सके अगर आज आपका पहला दिन है तो सारे के सारे लेक्चर्स देखने के बाद यहाँ पे आइए। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट को मिक्स किया गया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स को और रिमाइंडर्स को। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि जब मैं 200 को x से डिवाइड करता हूं तो मेरे को रिमाइंडर कितना आता है, मेरे को रिमाइंडर आता है 8। तो x के कितने मान पॉसिबल है, x के कितने मान हो सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मुझको पता है कि x मेरा क्या डिवीजर है और 8 मेरा रिमाइंडर है, तो ये तो 101% होगा कि मेरे जो x की वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी। कभी मेरा डिवाइजर रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा, मेरा डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। ओके, तो मेरे x की वैल्यू क्या होगी, मेरे x की वैल्यू 8 से बड़ी होगी। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 192 प्लस 8 लिख सकता हूँ ना। 192 प्लस 8 डिवाइडेड, इससे रिमाइंडर कितना मिला, मेरे को 8 मिला। इसका मतलब क्या है कि 192 जो है x से मेरा पूरी तरह भाग जाता है, तभी मेरे को 200 में से 8 रिमाइंडर मिलेगा। सही बात है ना कि 192 मेरा x से पूरी तरह भाग जाता है। अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ और यहाँ पे मेरा नंबर x है, तो यहाँ पे कुछ तो फैक्टर आता है, लाइक p फैक्टर यहाँ पे कुछ तो आएगा। तो यहाँ पे 192 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, मेरे को 8 मिला। मतलब x क्या है, मेरा 192 का फैक्टर है। मतलब 192 मेरा x से पूरी तरह भाग जाता है। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज अ फैक्टर ऑफ 192। x इज अ फैक्टर ऑफ 192, क्योंकि जब 192 से x पूरी तरह भाग होगा, सॉरी, जब 192 x से पूरी तरह भाग होगा तो यहाँ पे तो रिमाइंडर मिलेगा 0, और x बाय 8 ये तो भाग जाता नहीं है, इसीलिए तो रिमाइंडर मेरे को 8 मिला है। समझे? तो x इज अ फैक्टर ऑफ 192। अब क्या पूछा गया मेरे को कि x से कितने मान हो सकते हैं। क्या इनडायरेक्टली इसने 192 का नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछ लिया आपसे, 192 के इसने नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछ लिया ना तुमसे, इनडायरेक्ट वे में। यही है इसके क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका। तो 192 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे को निकालने, तो 192 मेरा कितना होता है, 3 इंटू 64 होता है। ओके, 3 इंटू 64 मेरा कितना होता है, 2⁻6 होता है। तो 2⁻6 इंटू 3। अब ये देखो इसके ये जो इसके पहले का ये रखा है ना, ये 3 इंटू 64, ये प्रैक्टिस के साथ में आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप 2-3 महीने मैथ्स अगर पढ़ते हो कंटिन्यूटी, तो ये डायरेक्ट आपको इसको 2 से 4 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट नए मल्टीप्लिकेशन लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो उसका। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2, मतलब 14 मिल गया। अब देखो, अब ऑप्शन में 14 तो है नहीं, लेकिन हम लोग को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिला है, 14 मिला। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अब ये क्या है, मेरे x के फैक्टर्स है कितने, 14 है। मेरे x के फैक्टर्स कितने, 14 है। बट
हमको क्या मालूम है कि x जो है मेरा वो 8 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि x मेरा डिवाइजर भी है ना, x मेरा डिवाइजर भी, और वो 8 से बड़ा भी आना चाहिए। तो फिर जो फैक्टर्स 8 से छोटे होंगे उन फैक्टर्स को तो हम लोग काउंट नहीं करने वाले। जो फैक्टर्स 8 से छोटे होंगे उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको काउंट किया तो ये जो रिलेशन है यहाँ पे, ये जो रिलेशन है वो फिट नहीं बैठने वाला। पेन चेंज कर देता हूं। ये जो यहाँ पे रिलेशन है वो फिट नहीं बैठेगा। ओके, तो 8 से छोटे ऐसे कौन कौन से नंबर से जो पूरी तरह भाग जाते हैं, जो पूरी तरह भाग जाते हैं इससे, देखो कौन कौन से नंबर है वो मेरे, 1 2 3 से भी जाता है मेरा 192, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, बाकी नंबर तो 8 से बड़े हो जाएंगे। ओके, तो कितना डिजिट माइनस करना है मेरे को, 6 डिजिट। जब मैं 14 में से 6 डिजिट माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 8। तो ऐसे 8 फैक्टर्स है, मतलब x के ऐसे 8 पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसको 200 से डिवाइड करने पर मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में 8 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसी को 8 बना लो तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। किसको भी बना सकते हो, मैंने सी को बना लिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझा आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके जवाबदारी है करने की। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही वीडियो को रिज्यूम करना आप लोगों के। तो मैं इसको सॉल्व करने को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया मेरे को, जब मैं 739 को x से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलता है, मेरे को रिमाइंडर मिलता है 19। ओके, तो मैं 739 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 720 प्लस 19 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई x, तभी मेरा ये 19 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 720 मेरा x से पूरी तरह भाग जाएगा, 720 मेरा x से पूरी तरह भाग जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 बचेगा। और ये उसी को समझ में आएगा जिसने रिमाइंडर अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई उसका तो भगवान भरोसे फिर वो। ओके, तो यहाँ पे मुझको क्या निकालना है, इनडायरेक्टली मुझे 720 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, लेकिन कौन से फैक्टर्स, x के सभी संभावित सम मानों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ इवन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द इवन पॉसिबल वैल्यूज, मतलब मुझे इसकी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे और इस क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, समझ गए। तो पहले सबसे सिंपल स्टेप है क्या, 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना मेरे को। 9/72, 10 क्या होता है मेरा 5 × 2, 9 मतलब मेरा 3 स्क्वायर, 8 मतलब 2 क्यूब, 5 × 2, बस ये 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और ये 5। अब मुझे क्या बोला गया है इसका, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स के लिए मैं क्या करता हूं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, TNEF। ओके, तो मैंने 2 की पावर 1 को बाहर निकाल लिया, कितना बच गया मेरा अंदर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ओके, तो मेरे को इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 तो बाहर बैठा है जो इस नंबर को इवन बना देगा। तो फिर जब मैं 3 में 1 जोड़ूंगा, हे भगवान क्या हो रहा है, जब मैं 3 में 1 जोड़ूंगा, ओके, मैं यहाँ पे 3 में 1 जोड़ दूंगा, फिर इंटू 2 में 1 जोड़ दूंगा, फिर इंटू और 1 में 1 जोड़ दूंगा, इनके पावर्स में 1 ऐड, तो 4 × 3 × 2 कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 3 12 देना 24। मेरे को कितना मिल गया आंसर, मेरे को आंसर मिल गया 24। बट 24 हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 24 हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या मिस किया है हमने, क्योंकि मेरा x जो होगा वो 19 से बड़ा होगा। अब मेरा x जो होगा वो 19 से बड़ा होगा। अभी यहाँ पर कितने बच्चों ने गलती की होगी, ऐसे कि वो लोग x के मतलब जो फैक्टर्स 720 को डिवाइड करते हैं और 19 से छोटे हैं वो सारे लिख लिए होंगे, बट नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है। तो जब इसमें से माइनस क्या होगा, इसमें से माइनस केवल इवन फैक्टर्स होंगे जो 19 से छोटे हैं। ओके, तो ऐसे कितने फैक्टर्स है जो इवन है और 19 से छोटे हो, 720 को डिवाइड भी करते हैं, 2 4
6 भी जाता है, 8, 10, 12, 16, 18। हाँ ये सब 19 से छोटे भी है और 720 को डिवाइड भी करते हैं। और मेरा जो x का वैल्यूज़ होंगे मेरे वो 19 से बड़े होंगे, क्योंकि x मेरा क्या है, डिवाइज़र है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए वो। तो ये 4 और ये 4, तो मैं 24 में से 8 को माइनस कर दूंगा, कितना मिल जाएगा मेरे को? 24 में से 8 को माइनस किया तो बताओ बताओ, 16 डिजिट, 16 डिजिट नहीं 16 आएगा। तो 16 इवन फैक्टर्स आर पॉसिबल, 16 इवन फैक्टर्स। तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सी गाइस, अ नाइस वन क्वेश्चन, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जिसकी एक अच्छी लेवल है क्वेश्चंस की दुनिया में। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना आपने, गारंटीड आप अपने आप को बोल सकते हो हाँ मेरे को आता है, खुद को बोल सकते हो आप लोग यस मेरे को आता है यार क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना गाइस, मैं सच्ची बोलता हूँ ना कि आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स टॉपिक सीख गए हो, पूरा सीख गए हो नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इस क्वेश्चन को ना मैं सीरियसली बोलूँगा आपको, वीडियो को पॉज करो और कम से कम 10 मिनट 15 मिनट मैक्स टू मैक्स खुद का दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो। खुद का दिमाग लगाओ, इसको सॉल्व करो, देखो कि आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करोगे। चलो आई होप आप में से कितने ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, और जितने सॉल्व नहीं किया है वो उन लोगों को मैं बताता हूँ। हाँ बट आप में से जितने ने भी सॉल्व किया है वो लोग कमेंट करके बताओ जी सर मुझसे सॉल्व हुआ ही है, और जितने से सॉल्व नहीं हुआ वो भी बताओ सर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। ओके तो मुझे मालूम तो पड़ेगा कि बच्चे किस किस लेवल के पढ़ रहे हैं। ओके देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, n इज द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट n/2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड n/3 इज अ परफेक्ट क्यूब। n सबसे छोटी संख्या है, जब जैसे n/2 एक पूर्ण वर्ग है और n/3 एक पूर्ण घन है, तो n के विभाजकों की संख्या ज्ञात करो। n के विभाजकों की संख्या ज्ञात करो कि n के विभाजकों की संख्या क्या आएगी। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो लंबा मेथड और एक छोटा मेथड। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। ओके क्वेश्चन में आपसे सबसे छोटी संख्या, सबसे तो पहले हमको ये छोटी संख्या निकालनी है जिसको 2 से डिवाइड करने पर वो एक तो होल स्क्वायर बन जाता है, और जिसको 3 से डिवाइड करने पर वो एक क्यूब बन जाता है, समझे। तो अगर मैं बोलूँ कि n/2 एक होल स्क्वायर, मतलब n/2 क्या है मेरे, कोई तो होल स्क्वायर की वैल्यू, मैंने उसको क्या बोल दिया a स्क्वायर, और मेरी n/3 क्या है, कोई तो एक क्यूब है, तो मैंने बोल दिया उसको b क्यूब है, कोई तो नंबर है। ओके तो मुझे इनके बीच में कोई तो रिलेशन बनाना है n के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो क्या मिल जाएगा मेरे को, n²/6 इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी क्यूब। तो n², अब मैं 6 को वहां पे ले लेता हूँ, तो 6a² बी क्यूब, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो n क्या मिल जाएगा मेरे को, a तो मेरा बाहर आएगा, b क्यूब में से b मेरा बाहर आएगा, और एक b अंदर मेरा बच जाएगा, तो √6b। ओके अब ये देखिए, अब n मेरी क्या है, सबसे छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अब यहाँ पे तो वो रूट में रहेगा नहीं क्योंकि उसको पॉइंट में नहीं आना है, n मेरा क्या है, एक सबसे छोटी संख्या है। तो इसको रूट से बाहर निकालने के लिए, b का सबसे छोटा वैल्यू में क्या रखूं कि √6 मेरा रूट के बाहर आ जाए और n मेरा एक नंबर बन जाए, कोई तो एक नंबर बन जाए। नंबर हमें भले ना पता हो अभी, अभी ना पता हो, लेकिन मेरा ये एक नंबर बनना चाहिए, चाहे वो ab² बने, कुछ भी नंबर बने वो, बट ये रूट के बाहर आना चाहिए। तो मैं b की ऐसी क्या मिनिमम वैल्यू लूँ यहाँ पे, जाहिर सी बात है जब मैं b की वैल्यू 6 लूंगा तो ये √36 बनेगा, और √36 मेरा होता है 6, तो मतलब मेरे b की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, जब मैं b की वैल्यू 6 लूंगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, मतलब n इक्वल्स टू 36a, ये मेरे को मिल गया। ओके तो मेरे को b की वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को 6 मिल गई, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। सबसे छोटी वैल्यू भी है जो इसको रूट से बाहर निकाल के एक समथिंग नंबर, अगर a की वैल्यू मेरे पास होती तो ये एक समथिंग नंबर बन जाता। तो सबसे छोटी वैल्यू b के लिए क्या होगी, 6 होगी, तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो
तो n बाई 3, बी क्यूब मेरा कितना होता है 216, 6 का क्यूब मतलब 216, तो n कितना मिल जाएगा मेरे को 648, 216 इंटू 3 मतलब 648। ओके, तो n मेरे को कितना मिल गया 648 मिल गया यहाँ पे। तो n की मेरे तो इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो ये 4 से भाग जाता है, देखो 6 4 10 18, ये 9 से ही भाग जाते हैं मेरे। ओके, तो मैं इसको 9 से भाग देता हूँ तो 3 स्क्वायर इंटू 9 से तो 63, 9 दूनी 18। अब ये देखो 72 मेरा क्या है, 9 से भाग जाते तो 3 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 8 मतलब फिर से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 8 मतलब 2 का क्यूब। तो क्या मिल गया मेरे को 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 4। ओके, तो ये इसका मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। बाजू में ना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसलिए शायद बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई दे रही हो। ओके, सो फोकस करो केवल लेक्चर के ऊपर, आजू बाजू के आवाज पे नहीं। ओके, तो क्या मिल गया मेरे को 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 4। तो मैं 3 के पावर में 1 जोड़ दूंगा तो 3 + 1, और 4 के पावर में 1 जोड़ दूंगा तो 4 + 1 मतलब 3 इंटू 5 मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को 15। 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। तभी सोचू गलत क्यों हो रहा है, 4 इंटू 5 मतलब 20। ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अभी देखो ये हो गया बड़ा सॉल्यूशन। ये करते हैं स्कॉलर बच्चे जो होते हैं टॉपर, मतलब जो लोग केवल पढ़ाई 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 दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, तो आपको भी करनी चाहिए दिन भर। ये कौन होते हैं जो लोग अपना माइंड सीधा लगाते, और कुछ बच्चे होते हैं जुगाड़ू, मतलब जिनको आंसर चाहिए चाहे वो कैसे भी निकाल के लेके आए, तो वो जुगाड़ू देखते हैं हम लोग आंसर की, जुगाड़ू आंसर क्या होगा। देखो क्या बोला गया था मेरा कि n/2 एक परफेक्ट स्क्वायर है और n/3 एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो अब नीचे क्या रखा है मेरा, पावर 2 रखा है। जाहिर सी बात है कि अगर मुझको यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर चाहिए और यहाँ पे मेरे को कोई परफेक्ट क्यूब का नंबर चाहिए, और नीचे क्या है मेरा 2 है, नीचे मेरा क्या है 2 है, तो ऊपर अगर देखो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि a की पावर 4 है और इसको मैंने a से डिवाइड किया। ओके, तो मुझको कितना मिलेगा, मुझको a क्यूब मिलेगा ना, क्योंकि ये देखो ये a नीचे है और ये जब ऊपर वालों देखो कैसे बताऊं मैं, रुको बताता हूँ। देखो हाँ, अब मैंने आपको क्या बोला कि आपने किसी नंबर n को a से डिवाइड किया और आपको मिल गया a क्यूब, तो आपने किस नंबर से डिवाइड किया ये आप मुझे बताओ, आपने किस नंबर से डिवाइड किया आप मुझे बताओगे। तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया, अगर मैं a टू दी पावर 4 को जब a से डिवाइड करूंगा तो मेरे को a क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि नीचे a है इसीलिए मैंने a टू दी पावर 4 से डिवाइड किया। अगर b रहता तो मैं b टू दी पावर 4 से डिवाइड करता तो मेरे को b क्यूब मिलता, एक परफेक्ट क्यूब। ओके, तो उसी हिसाब से अगर n/2 है तो नीचे क्या मेरा 2 है, तो ऊपर मैं किस नंबर को रखूं कि मेरे को 2 से डिवाइड करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। जाहिर सी बात है अगर मैं इसके जगह पे 2 का क्यूब रखता हूं और इसको 2 से डिवाइड करता हूं, मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा ना, क्योंकि ये एक इसको कैंसिल कर देगा। फिर उसके बाद अब मैं इसके जगह पे कौन सा वैल्यू रखूँ n के प्लेस पे, क्यों 3 से कैंसिल होकर मेरे को एक परफेक्ट क्यूब दे, तो मैं जाहिर सी बात है 3 की पावर 4 रखूंगा और जब उसको 3 से भाग दूंगा तो मेरे को 3 का परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो ये देखो एक 2 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब मेरे को मिल गया। तो n मेरा क्या है, मैं जब n को 2 से भाग दूंगा, n मेरा क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। जब मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो नंबर एक n क्यूब आएगा ना, और ये पावर 4 है बरोबर। 2 का क्यूब, ये देखो ये 2 का क्यूब है ना मेरा, ये 2 का क्यूब और ये 3 की पावर 4 n के प्लेस पे 2 का क्यूब और 3 की पावर 4। जब मैं इन नंबर्स को रखूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एक तो परफेक्ट, जो 2 से डिवाइड होने परफेक्ट स्क्वायर बनती है और 3 से डिवाइड होने परफेक्ट क्यूब बनती है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे भी BC आएगा। अब देखो नंबर क्या आया था मेरा 648 ना, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो नंबर क्या मिल जाएगा मेरे को 324। 324 क्या मेरा 18 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। और जब मैं इसको 648 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा 6 का क्यूब है। सिंपल सी बात है,
एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और एक नंबर परफेक्ट क्यूब बन रहा है। इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब है कि 648 दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर है, 648 दुनिया का वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 से डिवाइड होने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है और 3 से डिवाइड होने पर परफेक्ट क्यूब बनता है। समझा आपको? आई होप समझा होगा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर कि 648 दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर है कि जो 2 से डिवाइड होने पर परफेक्ट स्क्वायर और 3 से डिवाइड होने पर परफेक्ट क्यूब बनता है। देखो मार्केट में जब नए नए एग्जामिनर आते ना तो वो ऐसे नए नए क्वेश्चंस लेके आते। अगर नहीं समझे तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करना आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। ओके, समझ तो जाएगा ही अगर वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करते हो आप लोग। नहीं आता ना वीडियो को फिर से देखो कि वीडियो को ना 2 से 3 बार देखने पर ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और वो जो फीलिंग होती है ना गाइस, कमाल की होती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ रहे हो थोड़ा समझेगी, दूसरी बार पढ़ रहे हो थोड़ा और समझेगी, और तीसरी बार पढ़ रहे हो तो क्लास ही आप उसके फादर, आपको वो कभी भूलोगे ही नहीं। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए मिनिमम 3 रिवीजन देना ही पड़ता है उसको। अगर 3 रिवीजन नहीं दिए ना तो ना पढ़ के फायदा ना सामने वाले का पढ़ा के फायदा। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी बुक साथ में नहीं जाएगी, सिर्फ जाएगा साथ में आपका ब्रेन। तो जो आपके दिमाग में पहुंच गया वही चीज़ आपकी है, बाकी कुछ नहीं। चाहे आप कितने ही नोट्स बना लो, कुछ भी बना लो, उससे कोई अर्थ नहीं है। कितने बच्चे रहते कि वो लोग सुंदर सुंदर नोट्स बना लेते हैं, फिर उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लो बोलते सर अभी तो पढ़ना शुरू नहीं किया कि नोट्स बनाए। तो वो नोट्स का मतलब क्या है जब तुमको याद ही नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ वही काम आएगा जो आपके दिमाग के अंदर है, वही आपका है। जो बुक के अंदर है वो आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसको पढ़ के अपने दिमाग में डालना है आपको, समझे? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 64800 के सभी गुणनखंड का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फॉर्मूला क्या था मेरा, n रेज टू नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला भूलना मत। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है मेरे को, 648 का TNF निकाल लेना है। n क्या मेरा 64800 और इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मुझे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, ये देखो सबसे पहले बेसिक 648 में से मैं 100 को जो 00 इसको बाहर निकाल, 100 मेरा क्या होता है 25 इंटू 4, 25 मेरा होता है 5 का स्क्वायर और 4 मेरा होता है 2 का स्क्वायर। ये मैंने निकाल लिया। अब बचता है मेरा 648 में मेरा क्या होता है 6 4 10 18, 9 से भाग जाता है। जब 9 से भाग जाएगा तो 9 मतलब मेरा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 9 7 63, एक कैरी 9 दूनी 18 मतलब 72। देखो इतना मेरे को मिलेगा। अब 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8। 9 इंटू 8 मतलब होता है 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। अब गधो इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने अच्छे से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और कितना प्राइम फैक्टरेशन सीखोगे यार, इतने भी नहीं आ रहा है। मतलब तुम लोग पढ़ाई कम कर रहे हो, बस यही बात है। देखो जब मैं तुम लोग के टाइम, मतलब जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, जब मैं अपने टाइम पे ये चैप्टर पढ़ रहा था, तो मैंने क्या किया था मालूम है, सीरियसली जब मैं ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का टॉपिक पढ़ रहा था मैं, तो मैं जब भी वॉक पे जाता है, सुबह जॉगिंग पे जाता ना, तो मेरे सामने जितनी भी गाड़ियाँ रहती ना, मैं उनका नंबर पढ़ लेता। तो मैं नंबर को पढ़ते पढ़ते ना, तो रनिंग में, जॉगिंग में, स्किपिंग करते वक्त मैं उन नंबर्स को प्राइम फैक्टरेशन करने का ट्राई करता कि देखता हूँ इसका प्राइम फैक्टरेशन कैसे होता है। तो ऐसे मतलब कि आप अगर हर वक्त अपने माइंड में अगर कैलकुलेशन करते रहोगे ना, तो प्राइम फैक्टरेशन इतना कोई टफ काम नहीं है, आप उसको चुटकियों में कर लोगे। माना अगर 1 मिनट लगता भी है किसी ना किसी को, तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बच्चों प्राइम फैक्टरेशन के लिए। 1 मिनट लिमिट है, लिमिट, उसके ऊपर टाइम जाना ही नहीं चाहिए प्राइम फैक्टरेशन में। ओके चलो देखो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिलेगा, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो 6 5 30, 30 या 3 और 90 मेरे को मिल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स n क्या है मेरा 64800, 90 डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 45। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। तो 64800 डिवाइडेड बाय 45। ओके, सो मच सिंपल गाइस। ओके,
सिंपल था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो आई होप आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो बढ़ते हम लोग आगे। अगर पॉज करके किया है तो ईमानदार रहो अपने आप से, नहीं आ रहे तो कम से कम ट्राई तो करो। ओके देखो 576, और 576 मेरा क्या है, 24 का स्क्वायर है। 24 मेरा क्या होता है, 8 3 24, इसका स्क्वायर। 8 क्या मेरा होता है, 2 का क्यूब मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6, मतलब 2⁶ इंटू ये 3 का स्क्वायर। इजी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 6 और 1 7, 2 और 1 3 मतलब 21। कितना हो गया, 21। अब आप लोग बोलोगे सर 21 यहाँ पे दिख रहा है आंसर, लेकिन 576 नहीं दिख रहा है हमको। अरे गधो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या बताया था मेरे, नंबर 576 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। 576 मेरा क्या होता है, 24 का स्क्वायर इंटू 21 डिवाइड बाय 2। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता क्या, तो 2 इंटू 21/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिल गया मेरे को, 24 डिवाइड बाय 21, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा गाइस, क्योंकि अगर इसमें भी डाउट है ना तो पहले खुद को मारो एक झापड़ और फिर से वीडियो को दोबारा चालू करके देखो। डाउट होना नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के बच्चे हो, समझे। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में सिखाता हूँ ना, मतलब कि जिन बच्चों को सिखाता हूँ, कसम से ना ऐसे ऐसे डाउट मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे ना, गए गुजरे किस्म के, कि बोल नहीं सकते वो लोग ग्रेजुएशन पास कैसे हुए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हाँ ये बच्चा ग्रेजुएशन पास कैसे हुआ। बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया और उसको ये नहीं आता। जब मैं आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, एक बच्चे का डाउट आया था, बोलता है सर क्या हो जब नंबर कोई इवन भी हो और ऑड भी हो। देखो क्या डाउट था उसका, क्या हो अगर कोई नंबर एक वही सेम नंबर इवन भी हो ऑड भी हो। ये ग्रेजुएशन के बच्चे का डाउट है। मतलब कोई नंबर इवन ऑड कैसे हो सकता है, ये वो इसने सोचा भी नहीं। नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, समझे। तो ग्रेजुएशन के बच्चों अगर नहीं आ रहे तो कोई शर्म की बात नहीं है उसके अंदर। वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखो। अगर आपके मन में ऐसा लगता रहेगा आपको ना कि हमको नहीं आ रहा है, हमने एक बार वीडियो को देख लिया, आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये मैथ्स का डर है। मैथ्स का डर तभी खत्म होता है जब आप लोग उसको टाइम देते हो। अगर टाइम नहीं दे रहे हो ना उस सब्जेक्ट को, तो कुछ मतलब नहीं है। आपने जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम दिया वो आपको उतना आएगा, समझे। और ये सब हमारे बिलीफ के ऊपर होता है, बिलीफ के ऊपर। मैंने खुद फील किया है गाइस, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मेरी बिलीफ इतनी स्ट्रांग थी ना एक सब्जेक्ट को लेके कि मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं। और सीरियसली वो ईयर खत्म हो गया, मैंने उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए ना सीरियसली उसको रट्टा मारा था गाइस। मैंने रट्टा मारा था उसको, क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं था। हम लोग को 4 सब्जेक्ट थे और 4 में से मुझे 3 पसंद थे, बस वो एक पसंद नहीं था मुझे। अरे 4 नहीं 6 थे, हाँ 6 सब्जेक्ट थे, और 6 में से मुझे केवल वही एक सब्जेक्ट पसंद नहीं था। बाकी मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद थे, इसीलिए मुझे आते थे, मैं उनको टाइम देता था। और वो एक मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उसका जो एक पार्ट था ना वो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड था, तो उसको मैं अच्छे से पढ़ लिया था ताकि मैं पास हो सकूं, समझे। तो सब बिलीफ के ऊपर। अगर आप सोचते हो नहीं आता है मैथ्स, कोई बात नहीं है यार। अगर नहीं आता ना, सिर्फ सोचो कि हाँ मुझे मैथ्स आता है, सिर्फ सोचो मुझे मैथ्स आता है, कंटिन्यू सोचते हो। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 14 दिन 5वें दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा मैथ्स पढ़ रहे हो ना, और तभी भी ये सोचते हो ना मन में कि हाँ मुझे मैथ्स आता है, तो एक दिन आपको सब्जेक्ट आने लगेगा, आप उसके अंदर अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। मैंने खुद फील किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ओके चलो तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो मस्त क्वेश्चन है ये। मैंने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में आपको एक क्वेश्चन सिखाया भी था, क्योंकि रूट एन, देखो एक बार और मैं फिर से इसका बेसिक बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 36 के मेरे फैक्टर्स कितने बनते, एक तो 1 बनेगा, एक तो 2, फिर उसके बाद 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर 9 बनेगा, फिर उसके बाद में 12 बनेगा, फिर उसके बाद में 18 बनेगा, फिर 36 बनेगा मेरा।
ओके, तो इतने मेरे 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। अब ये देखो, अब जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 36 मेरे को मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट को और लास्ट के फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 36 में मिलेगा। ओके, फिर जब मैं लास्ट के सेकंड को, मतलब फर्स्ट के सेकंड को लास्ट के सेकंड से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे को 36 मिलेगा। अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखता हूँ तो मतलब मेरे को इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इन शॉर्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, अरे यार क्या, मैं तो कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 36। तो मैं सबको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि एक पेयर बना लूँ। ये देखो, ये 36 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, पहले पेयर का 36, दूसरे पेयर का 36, फिर उसके बाद में तीसरे पेयर का 3 इंटू 12 कितना 36, फिर उसके बाद में चौथे पेयर का 4 इंटू 9 36, उसके बाद क्या बच गया मेरा 6 बच गया। अब ये 6 मेरा क्या मैं 6 को √6 नहीं लिख सकता, √36 नहीं लिख सकता, यहाँ पे 6 को लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, √36 मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर एक फैक्टर उसका रूट, मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट छुपा हुआ होता है। जो नंबर मेरा, क्योंकि 36 क्या मेरा 6 का स्क्वायर है ना, मतलब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स में ऑलवेज मिडल टर्म क्या होगा मेरा, ऑलवेज मिडल टर्म मेरा क्या होगा, उस नंबर का रूट होगा। मतलब अगर मैंने नंबर n लिया तो सबका फैक्टर 1 से चालू होगा और n पे खत्म होगा, तो बीच में एक नंबर √n भी आएगा आपके पास। समझे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए होता है ये, तो ये भूलना मत। तो उसी के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन बना के दे दिया हम लोगों को, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड √n, फैक्टर्स ऑफ n बिटवीन 1 एंड √n, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। एक नंबर n है मेरा, उसके टोटल 14 फैक्टर्स है, और फैक्टर्स की शुरुआत किससे हुई, 1 से हुई है, बीच में क्या है उसके, बीच में उसके है √n है। तो हर फैक्टर में किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, उसका खुद का नंबर n, मतलब ये उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इन दोनों के बीच में नंबर कितना है, इन दोनों के बीच में है 14 डिजिट्स, कितना है 14 फैक्टर्स है, सॉरी कितना है यहाँ पे 14 फैक्टर्स है। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, 14 फैक्टर्स ही होगा ना, क्योंकि ये तो मिड, ये तो मेरा सेंटर में, देख लो यहाँ पे देख लो 6 के पहले कितने यहाँ पे 6 और 1 के बीच में कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे 3, और 6 और 36 के बीच में कितने फैक्टर्स है 3। तो जितने फैक्टर्स यहाँ पे होंगे, तो जितने फैक्टर्स यहाँ पे होंगे उतने फैक्टर्स तो यहाँ पे होंगे, कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है उससे। ओके, तो ये 14 और ये 14 कितना होगा 28, ये 1 कितना होगा 29, और ये √n कितना होगा 30, और ये n कितना होगा 31, मतलब टोटल 31 फैक्टर्स है मेरे पास। 14 और 14 तो इनके बीच के हो गए, फिर एक मेरा क्या है 29, √n 30 और n 31, मतलब 31 फैक्टर्स। आई होप अच्छे से समझा होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आपको बचता भी है ना, अगर रहता भी है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करो यार, मैं वहां पे खुद डाउट्स आपके बताता हूं, समझे। चलो ये देखो, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर एट पोजीशन एट 19th एंड 35th फ्रॉम द स्टार्टिंग रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये इसको ध्यान में पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर एट पोजीशन 19th एंड 35, मतलब 19th और 35th पोजीशन को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आता है, मतलब जो नंबर है वो स्टार्टिंग रिजल्ट इन द नंबर n इटसेल्फ, मतलब वही नंबर n मिलता है मुझे जो स्टार्टिंग में था। देन फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n, ये देखो ये तो मेरा n है, उसके बाद सबका फैक्टर नॉर्मली 1 होगा, तो 19th पोजीशन
19th पोजीशन, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, 19th पोजीशन और 35th पोजीशन। जब मैं 19th और 35th का मल्टीप्लीकेशन होता है, मेरे को क्या आता है, मेरे को नंबर n आता है, मेरे को नंबर n मिलता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 35th मेरा क्या लास्ट से 1900 है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट और लास्ट के फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता था तब मेरे को नंबर n मिलता था, और जब मैं स्टार्टिंग के सेकंड को और लास्ट के सेकंड को मल्टीप्लाई करता था तब मेरे को नंबर n मिलता था। तो अगर ये स्टार्टिंग से 19th है तो ये जो 35th है ये भी तो स्टार्टिंग से ना, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मेरे को n मिल रहा है। कितना मिल रहा है मेरे को, n मिल रहा है ना। ये पोजीशन है, नंबर्स नहीं हो गए। तो 35th मेरा पीछे से क्या होगा, 19th रहा होगा, 35th मेरा पीछे से 19th रहा होगा, ये तो कंफर्म है। मतलब इसके बीच में और इस नंबर के बीच में कितना गैप रहा होगा, 18 गैप रहा होगा, क्योंकि ये 19वां नंबर है ना, मतलब इसके पहले कुछ 18 नंबर रहे होंगे। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा 35 है टोटल, ये मेरा टोटल 35 है, और ये क्या है मेरा, ये 18 नंबर है। यहाँ तक 35 और यहाँ से कितने मेरे 18 नंबर है। तो टोटल फैक्टर्स मेरे कितने बन जाएंगे, 35 प्लस 18 कितना होता है मेरा, 53 होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 53। अब इसका एक शॉर्टकट भी देख लो, ये क्या मेरा स्टार्टिंग से 19th और स्टार्टिंग से 35th मेरा क्या है, लास्ट से 19th है ना। तो इसका जो रीजनिंग के अंदर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल, मतलब नंबर निकालने, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं रीजनिंग के कि राहुल स्टार्टिंग से 10वां और पीछे से 12वां है, तो क्लास में पूरे बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 19 प्लस 35 माइनस 1, मतलब जो पोजीशन दिया है उनको जोड़ के उनमें से एक माइनस कर दो। ओके, तो 19 प्लस 34 कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 4 13 कैरी 1 और ये कितना 53 दोनों आंसर आया। ये उसका कंसेप्ट था और ये उसका डायरेक्ट शॉर्टकट था। तो जो आपको लेना है वो आपके ऊपर है। मैं तो सजेस्ट किया आप कंसेप्ट को ग्रैब करो और शॉर्टकट को याद करो, दोनों ही लेना है आपको। कॉन्सेप्ट को समझो और शॉर्टकट को याद कर लो, ताकि आप शॉर्टकट भूलो ना, क्योंकि कंसेप्ट आपको मालूम है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये 2017 के मेंस में पूछा गया है। 2017 का मेंस अच्छा क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों की हवाइयाँ उड़ गई थी उस क्वेश्चन को देख के। तो n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड, मतलब लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर नंबर कौन सा था उसके अंदर जब इसका प्राइम फैक्टरेशन हुआ था। तो इसको तो पहले आपको जो n है इसका प्राइम फैक्टरेशन करना है आपको। इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, समझे। ओके, तो n क्या है मेरा, n है मेरा, अरे क्या हो गया पेन टैप को, n क्या है मेरा 3⁻14 प्लस 3⁻13 माइनस 12। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, देखो मैं यहां से 3⁻13 कॉमन निकाल सकता हूं। मैं यहाँ से 3⁻13 कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 की पावर 1 और यहाँ पे 1 माइनस 12, और तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 4 इंटू 3⁻13 माइनस 12। ओके, अगर मैं इस 13 में से एक बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब 3 इंटू 3⁻12 करता हूँ और यहाँ पे इंटू 4 है माइनस 12, और ये 4 यहाँ कितना होता है 12, तो 12 इंटू 3⁻12 माइनस 12। तो मैंने क्या किया, मैंने 12 कॉमन लिया, तो 3⁻12 माइनस 1। ओके, ये ना अभी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता, ये आपके लॉजिक के ऊपर है। अब यहाँ पे अगर कुछ और नंबर दे दिया तो कैसे सॉल्व होगा, तो वो आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हो। और ये सोच तभी विकसित होगी जब आप बहुत अभ्यास करोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे, समझे। जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस, उतना अच्छा सोच और उतने अच्छे मार्क्स। ओके, तो n इक्वल्स टू 12 इंटू 3⁻12 माइनस 1। अब 3⁻12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3⁻6 का होल स्क्वायर माइनस, और इसको मैं 1⁻6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये देखो ये भी इवन है और ये 1 को तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा कुछ मेरा दिख रहा है, और 3⁻6 मेरा कितना होता है, 216 होता है। अब ये कैसे मालूम पड़ा मेरे को 216 होता है, सॉरी 216 नहीं होता,
डायरेक्ट लिख दिया 6 का क्यूब समझ के उल्टा, ये होता है 7 to 9। हाँ 7 to 9 मतलब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो मतलब 27 इंटू 27, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 7 to 9। ओके सिंपल। चलो तो ये मेरा 7 to 9 है, तो 7 to 9 तो ये इसके कितने फैक्टर्स बन जाएंगे 3⁻6 -1 और 3⁻6 +1, ये दो फैक्टर बन जाएंगे तो 720। अब जब मैं 720 में से एक माइनस 729 में से जब एक माइनस होगा तो कितना बनेगा 728, और 720 में जब एक प्लस होगा तो कितना 729 में जब एक प्लस होगा तो कितना बनेगा 730। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 728, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 730 इंटू 10। अब क्या बोला लार्जेस्ट प्राइम नंबर, अब इन सब में प्राइम नंबर क्या है मेरा 73, बाकी सब तो इवन नंबर है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा 73 है। देखो समझे, इस ऑप्शन में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है मेरा 79 है, बट 79 ऑप्शन में बन नहीं सकता, किधर भी नहीं बन सकता मेरा 79। अगर यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ, ये 9 से भाग इसको देता तो ये 9 से भाग नहीं जाएगा मेरा, किससे जाएगा ये 9 × 72, हाँ ये 8 से भाग जाएगा, 8 × 9 = 72, 8 × 1 तो 91 आ रहा है, तो भी 91 इसके अंदर 91 आ रहा है, 91 है बट ऑप्शन के अंदर क्या 73 है। तो हम लोग को ऑप्शन का देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इसको मैं 12 लिखता हूँ, इसको मैं 8 × 91 लिखता हूँ। ओके ये मेरा 73, अब ये मेरा क्या 10 है। अभी देखो ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, ये भी मेरा एक प्राइम नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं, ये 13 से भाग जाता है, हाँ तो 73 आएगा। ओके मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ओके तो ये नहीं है, ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 73 आएगा इसका आंसर। ओके तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो अभी देखो यहाँ से ना थोड़ा अलजेब्रा का टच मिलेगा हम लोगों को, कि अलजेब्रा का टच मेरा होता कैसा है। देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि इसको आप याद कर लो, इफ a + b + c is 0 then a³ + b³ + c³ is 3abc is 3abc। ओके तो ये देखो इन तीनों संख्या का जो सम है वो कितना बनना चाहिए मेरा 0 बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 73 का क्यूब -40 का क्यूब -33 का क्यूब। ओके अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 73 प्लस -40, इसको प्लस -33 की कितने, ये 40 और 33 कितना बन जाएगा 73, और माइनस की वजह से माइनस, तो 73 - 73 कितना मिल जाएगा मेरे को 0 मिल जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ओके तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा मेरे को 73 का क्यूब -40 का क्यूब -33 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 3 इंटू ए के प्लेस पे 73 है, बी के प्लेस पे -40 है, और 3 के प्लेस पे सी के प्लेस पे -33, तो माइनस माइनस प्लस मेरा बन जाएगा। तो 3 इंटू 73 इंटू 40 इंटू 33। ओके तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे कौन सा नंबर बन रहा है मेरा 146, 146 का आधा होता है 73, 73 मेरा यहाँ पे है ऑप्शन ए में। अगर देखूँ तो 196 के लिए वो 14 का स्क्वायर है, तो 14 यहाँ पे कहीं बन नहीं रहा है मेरा। ओके 126 आइडिया नहीं, 136 भी शायद यहाँ पे नहीं बन रहा है मेरा। तो अगर मैं इसको 3 इंटू 73 और 40 को मैं 2 इंटू 20 लिखता हूँ और इसको 33, तो ये मेरा कितना बन रहा है, ये मेरा बन रहा है 146, और यही इससे भाग जाएगा। इट इज डिविजिबल बाय 146 क्योंकि वो उसके मल्टीपल में आता है। तो 146 के अलावा कितने नंबर से जो इससे वो डिविजिबल, कि ये किन किन नंबर से डिविजिबल जाएगा 146 तो ऑप्शन में दिया हुआ है। एक तो ये 3 इंटू 73 से भी डिविजिबल जाएगा, 2 इंटू ये 40 से भी जाएगा, 33 से भी जाएगा, समझ रहे हो ना, ये हर संख्या से डिविजिबल जाएगा। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 146 इसका आंसर होगा, समझ गया होगा आपको। देखो ये क्वेश्चन सेम वैसा क्वेश्चन है, 46 और 7 कितना होता है मेरा 53 होता है, और 53 माइनस 53 कितना होता है 0 होता है। तो मतलब इसके अंदर डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं 6 इंटू इसका क्यूब -7 क्यूब। देखो और इस फॉर्मूले के ऊपर एसएससी में क्वेश्चन ना बने ये इम्पॉसिबल है। एसएससी इसके बिना पेपर बनाता ही नहीं है यार, वो क्वेश्चन लेगा ही लेगा इसको।
तो इसको भूलना नहीं है। और जो बच्चा इसको छोड़ के गया मतलब उसने किया है मैथ्स के साथ गद्दारी, धोखा दिया उसने मैथ्स को। जो इस टॉपिक को छोड़ के जाएगा बिना पढ़े जाएगा, ओके। तो मैथ्स को धोखा मत दो यार, मैथ्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। तो 3 × 53 × 46 × 7, तो ये किससे किससे भाग जाएगा? देखो ये 6 से भाग जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 3 नहीं है मेरे पास, 2 3 नहीं है, ओके। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ये 2 से भाग जाएगा, जी हाँ 2 से भाग जाएगा। 21 से भाग जाएगा, 7 या 21 जरूर जाएगा, तो ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन डी दिया है ना बी एन से, तो चेक करके लेते हैं। 21 से भाग जाएगा, जी हाँ 21 से भाग जाएगा। 23, जी हाँ 26 का आधा 23 होता है, मतलब 2 × 23 46 होता है। तो ये सी से भी जाएगा, मतलब ये बी और सी दोनों से भाग जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। परफेक्ट बॉक्स अभी बनाऊंगा। ऑप्शन बी और सी मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, ओके। चलो ओके चलो, अब देखो यहां से ना कोई क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बस। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला क्या लगना है? सिर्फ लॉजिक चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया? देखो 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है? क्या बोला गया? हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 25 हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैंने क्या बताया था आपको, याद है? केवल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, बाकी सबके फैक्टर्स इवन होते हैं। पता है ना कि सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही, मतलब सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो 225 से जितनी भी कम संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, सिर्फ हम लोग को वो पता करना है, तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा, ओके। तो 225 से कम, 225 क्या है मेरा? 15 का स्क्वायर है ना, मतलब उससे कम 14 के स्क्वायर तक जाना है। आंसर तो इसका 14 ही होगा। फिर भी नोट्स के लिए लिख लो यार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। 225 से कम बोला है, 225 भी नहीं बोला, ओके। तो ये ऐसी 14 संख्याएं हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं, बाकी सारी संख्याओं के जो फैक्टर्स है वो इवन होंगे, ओके। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 14 नंबर है। ऐसे कितने? 14 नंबर है। तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाना भी नहीं था यार। ये क्वेश्चन यहाँ पे पेन उठाया ठीक है, अगर कभी प्रैक्टिस करने का और इसको पेन से सॉल्व किया ना, तो कसम मैथ्स की आके मारूंगा तुमको, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है मेरा? आउट ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ मेनी हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 इवन नेचुरल फैक्टर, मतलब स्टार्टिंग के 100 इवन नंबर्स में से कितनी संख्याओं के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है? कितनी संख्याओं के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? तो मेरा फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? मेरी 100 पहली 100 प्राकृतिक संख्या है, पहली 100 प्राकृतिक, यहाँ पे सम आएगा। 100 ब्लू पेन से लिख देता हूँ यार। पहली 100 प्राकृतिक सम संख्या है, ओके। क्या आएगा? वो 2 से चालू होंगे इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10, ये कहाँ तक जाएगा? 200 तक जाएगा, ओके। तो ये मेरी क्या है? मेरी फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसमें से क्या बोला? कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड है? सम गुणनखंड किसके होंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके तो जो फैक्टर्स है वो क्या ऑड है ना। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके होंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर कौन, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके होते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से इवन नंबर काउंट करने गए तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, बट हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को काउंट करके तो माइनस कर सकते हैं ना। हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को काउंट करके तो माइनस कर सकते हैं जो इवन है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, मतलब वो 200 के
करीब हो गया। 15 का 225 होता है, मतलब वो 200 से ज़्यादा। तो इतनी जो संख्याएं हैं मेरी, इतनी मेरी क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अगर मैं इनको इसमें से माइनस कर दूं तो मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा ना। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से अगर टोटल, देखो एक नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा, ये तो हम सबको मालूम है। और ये ऑड इवन का पेयर बना के चलता है। अगर एक ऑड है तो 2 इवन है, अगर 3 ऑड है तो 4 इवन है, 5 ऑड है तो 6 इवन है। ओके, तो ये ऑड और इवन का पेयर बना के चलता है। अगर जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक, और अगर मैं उसमें से 5 इवन माइनस करता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 5 ऑड मिलेगा। और अगर मैं 5 ऑड माइनस करता हूं मेरे को 5 इवन मिलेगा। तो ये क्या है, ये टोटल इवन फैक्टर्स है। ओके, तो मैं इस इवन में से अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ओके, तो मेरे को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, ये 100 संख्याएं हैं। 100 में से कितना माइनस करना है मेरे को, 4 और 3 7, मतलब 100 माइनस 7 मतलब 93। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, 3 अंकी संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने पहले आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिख के लो, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर P has exactly 3 factors। और हिंदी वाले भाई लिख के लीजिए, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग का गुणनखंड केवल और केवल 3 होता है। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग का गुणनखंड केवल और केवल 3 होता है। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना। ओके, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग का गुणनखंड कितना होता है, 3 होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरा एक प्राइम नंबर मैंने बोला ना, तो प्राइम नंबर जैसे मेरा 7 का स्क्वायर लिया मैंने, कितना होता है, 49 होता है। 49 किससे किससे भाग जाएगा, एक तो 1 से जाएगा, खुद 7 और 49। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस 49 को भाग दे सके। भगवान ने ऐसा नंबर बनाया ही नहीं है यार। और अगर मैं 19 का स्क्वायर बोलूँ, कितना होता है, 361। तो 361 एक तो 1 से जाएगा, एक तो 19 से खुद जाएगा, और एक 361 से जाएगा। बाकी इस दुनिया में भगवान ने ऐसा कोई नंबर नहीं बनाया जो 361 को भाग दे सके। समझे आप लोग। जैसे कि कोई एक दूसरा प्राइम नंबर मैंने ले लिया, लाइक 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, मतलब 1, 5 और 25। बाकी इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस 25 को भाग दे सके, इन तीनों के अलावा। समझे। तो मतलब ये आपको समझ गया होगा कि किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होता है, अगर कुछ नंबर का स्क्वायर है तो मतलब उसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में कितना बोला है, 3 अंकीय संख्या की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है। 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या कहाँ से शुरू होती है, 3 डिजिट नंबर्स विच है ओनली 3 फैक्टर्स। तो वो 100 से लेके 999 तक हमारी 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, 3 अंकीय संख्या होती है। तो इनके बीच केवल किसके किसके 3 गुणनखंड होंगे। जाहिर सी बात है, जो प्राइम नंबर्स होंगे, जो प्राइम नंबर्स का वर्ग होंगे, जो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर इनके बीच में बैठे होंगे उनके ही होंगे। तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर, जैसे कि 3 अंकीय संख्या 100 10 का स्क्वायर है तो नहीं, वो तो इवन है, तो 11 का स्क्वायर, उसके बाद में 13 का स्क्वायर। प्राइम नंबर का स्क्वायर जो इनके बीच में लाए करता है, 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर 361, फिर उसके बाद में 23 का स्क्वायर 529, फिर 29 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 31 का स्क्वायर। मतलब 31 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 931, मतलब 931। तो ये, और इसके बाद जो 32 का स्क्वायर होगा वो 1000 के बाहर निकल जाएगा, तो वो उससे बड़ा होगा, तो ये लिख के मतलब नहीं। ओके, तो मतलब इसके बीच में इतनी मतलब 121 से लेके 931, ये मेरा कितना है, ये मेरा है 169,
289 361 529 841। ओके, तो ये जो नंबर्स हैं 100 से लेकर 999 के बीच में, केवल इन नंबर्स के 3 गुणनखंड है, क्योंकि ये क्या, ये मेरे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं। ये क्या, मेरे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर हैं, प्राइम नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर। और केवल प्राइम नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर के ही 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किस नंबर का केवल 3 फैक्टर्स होता है, कि किन नंबर से केवल 3 फैक्टर्स होते हैं, और ऑप्शन में दे देगा आपको। ये देखो, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ना सीडीएस में पूछे जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है ना, इसको भूलना मत, इसको अच्छे से याद कर लो अपने मेमोरी फैक्टर में, खास करके सीडीएस के बच्चे जो पढ़ रहे हैं। ओके, तो केवल और केवल प्राइम नंबर्स के ही 3 फैक्टर्स होते हैं, बाकी किसी संख्या के 3 फैक्टर्स नहीं होते हैं। ओके, चलो चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। केवल 7 संख्या ऐसी है जो 3 डिजिट्स के हैं, जिनके केवल 3 गुणनखंड है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 CHSL 2020 में पूछा गया था। CHSL 2020 में ये पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, एक नंबर दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अरे यार कट गया। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 30⁵ इंटू 24⁵5। ओके, तो सबसे पहले मेरे को इसको तो प्राइम फैक्टरेशन में कन्वर्ट करना होगा। 30 मेरा क्या होता है, 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 10⁵ इंटू 24 मेरा क्या होता है, 8 3 24, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3⁵5। तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 3⁵, देवा 3⁵ इंटू 5⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3 इंटू 5 कितना, 2⁵15 इंटू 3⁵5। ओके, तो देखो सबको जोड़ दो, कितना बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 5 है, मतलब 3 की पावर 10। यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 5 है ना, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 है, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 15, मतलब 2 की पावर 20, फिर यहाँ पे 5 की पावर 5 है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसके लिए इन सारे पावर्स को जोड़ देना है बस। कितना मिल जाएगा, 10 20 30 5 35। अब ये कंसेप्ट, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने बनाया वो कैसे किस बेसिस पे बना मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर n है, अगर a⁵p b⁵q और c⁵r है, ये क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, a b c r प्राइम नंबर्स, क्या है सब प्राइम नंबर्स। ओके, तो जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये तो प्राइम नंबर ही है ना, तो प्राइम फैक्टर्स कैसे मालूम पड़ेगा, जो इनके पावर में, मतलब 3 मेरा कितनी बार आया, 10 बार आया है, 2 मेरा कितनी बार आया है, 20 बार आया है, और 5 मेरा कितनी बार आया, 5 बार आया है ना, तो 10 20 30 5 35, तो मतलब 35 ऐसे प्राइम फैक्टर्स है इसके, क्योंकि ये तो मेरा प्राइम नंबर ही है ना। मेरे को इवन और ऑड तो बोला नहीं है कि मैं इसको एक को बाहर निकालूं, ऑड के लिए 2 को इग्नोर मारूं, मेरे को प्राइम फैक्टर्स ही बोला है। तो ये क्या है, ये तीनों प्राइम नंबर्स है, तो उनके फैक्टर्स को ऐड कर दो, समझे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा होगा 35। अगर ये भी नहीं समझे तो सीधा यार, अगर प्राइम फैक्टर्स पूछा तो प्राइम फैक्टरेशन करो और उसके पावर को ऐड कर दो, बस इतना याद कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो आई होप आपको अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके, अरे सिलेक्ट हो, देखो क्वेश्चन नंबर 14 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक देख लिया है। ओके, सारा अच्छे से आपने नोट्स भी बना लिया सबका बिना किसी दिक्कत के।
आपको सब समझ में भी आया ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, और अगर डाउट है तो कमेंट में पूछिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे डाउट पूछिए ना, मैं वहां पे आंसर बताऊंगा आपको। ओके, तो देखिए हमने अब तक नंबर ऑफ फैक्टर्स अपना आज पूरा कर लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपना आज पूरा कर लिया। तो अभी इसके बाद जो हम लोग शुरू करने वाले वो है हमारी सीरीज का टॉपिक। ओके, सीरीज तो वैसे भी सिंप्लीफिकेशन में आना चाहिए, बट ऐसी कुछ स्पेशल सीरीज होती है जो नंबर सिस्टम में आती है, तो हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। तो सीरीज के लिए तैयार रहना आप सब, ताकि हम लोग सीरीज की शुरुआत कर सके। और अभी तक जितना ही पढ़ा है गाइस, नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ो। और हाँ, एक बात और, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं इसका एक टेस्ट कंडक्ट करूँ, लाइव तो ले नहीं पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि लाइव के लिए जिस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल नहीं, बट हाँ मैं टीचमेंट के ऊपर, जैसे कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो मैं एक लेक्चर का लिंक वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। वो एक एप्लीकेशन है टीचमेंट, जूम के जैसा ही है, आप लोग उसको डाउनलोड करके, टीचमेंट इंडियन है इसके लिए, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। आप लोग टीचमेंट को डाउनलोड करके वहाँ पे कुछ बच्चों का, मतलब जितने टेलीग्राम के ऊपर बच्चे हैं हम लोग उनके साथ में एक लेक्चर या फिर एक टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करके अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे मेरे को, जैसे कि लाइव यूट्यूब के ऊपर नहीं होता, या फिर लाइव लेक्चर जो कॉलेज के टीचर्स लेते हैं, तो सेम वैसा लेक्चर रहेगा। अगर आप लोग को नंबर सिस्टम का टेस्ट चाहिए, अगर आपको लगता है कि यस सर टेस्ट लो आप नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करना तो आप वहाँ पे 1-to-1 मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस सर आप टेस्ट लीजिए, हम टेस्ट देंगे, तो मैं टेस्ट लेता हूं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।